नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम बहुत ही मशहूर लोक कथा बरसात की रात का साया की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए एक छोटे से गांव मधुपुर के माहौल की कल्पना करते हैं, जहां पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। गांव की कच्ची गलियों में पूरी तरह से कीचड़ भर चुका है और चारों तरफ एक बहुत ही घना रहस्यमयी अंधेरा छाया हुआ है। मतलब ये बरसाती और डरावना माहौल ही अपने आप में कहानी का एक बहुत बड़ा किरदार है, जो एकदम शुरुआत से ही डर की नींव रख देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। रात के 12 बजे के बाद वो इंसानों को उनके अपने लोगों की आवाज में बुलाती है। सच में ये इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है। ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसी सत्ता, एक ऐसा साया जो किसी इंसान के सबसे करीबी उसके भाई या दोस्त की आवाज को ही एक घातक हथियार की तरह इस्तेमाल कर ले। ये मनोवैज्ञानिक डर का एकदम बेहतरीन उदाहरण है। भाग एक अंधेरी और बरसाती रात, ये कहानी की पृष्ठभूमि है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही शानदार फ्रेम नैरेटिव से होती है। रामू काका की चाय की दुकान है, जहां टिमटिमाती लालटेन के बीच वो रहस्यमयी माहौल बनना शुरू होता है। यहाँ सोर्स मटेरियल एक बहुत ही शानदार कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक तरफ अर्जुन और दीपक की आम सी बोरियत है, रामलीला रद्द हो गई है, नाटक मंडली गांव नहीं आ पाई है, तो वे बस टाइम पास करने के लिए चाय की दुकान पर बैठे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्व पुलिसकर्मी हरिराम काका एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि महेंद्र को रात के साये ने पकड़ लिया है। मतलब रोजमर्रा की उस बोरियत से लेकर एक जानलेवा डर तक का ये सफर बस कुछ ही सेकंड में तय हो जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये रात का साया आखिर है क्या? लोक कथा के मुताबिक ये एक भटकती आत्मा या कोई खौफनाक काली परछाई है जो रात के समय गांव के बाहर मौजूद एक सुनसान झील के पास मंडराती है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने शिकार को सम्मोहित करना और उसे मौत के मुंह में खींच लेना। ये परिभाषा एकदम साफ कर देती है कि आगे का खतरा कितना बड़ा है और दांव पर क्या लगा है। भाग 2, अनसुनी चेतावनी। यहीं से 15 साल पुराना फ्लैशबैक शुरू होता है। नैरेटिव अब एक क्लासिक कहानी के अंदर कहानी का रूप ले लेता है और हम सीधे उस खौफनाक रात में पहुंच जाते हैं जब इस साये से पहली बार भयानक सामना हुआ था। अगर 15 साल पहले की बात करें तो इन दो दोस्तों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। हरिराम पुलिस में हैं तो जाहिर है वो बेहद सतर्क हैं। उन्हें खराब मौसम और घने बादलों की चिंता सता रही है। लेकिन उनका दोस्त विक्रम बिल्कुल लापरवाह है। वो हर हाल में रात को झील पर काले बगुलों का शिकार करने की जिद पकड़े बैठा है। ये हॉरर कहानियों का एक बहुत ही क्लासिक ट्रोप है, जहां एक दोस्त शक करता है और दूसरे का अति आत्मविश्वास ही आने वाली तबाही को न्योता दे देता है। शिकार पर जाने से पहले हमें उस साये के काम करने का पूरा तरीका पता चलता है। इसका अपना एक बहुत ही व्यवस्थित हंटिंग प्रोटोकॉल है। पहला कदम, ये रात के घने अंधेरे का इंतजार करता है। दूसरा, ये बिल्कुल किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की आवाज की हूबहू नकल उतारता है। और तीसरा कदम, ये अपने शिकार को पूरी तरह सम्मोहित करके उस जानलेवा दलदल में खींच लेता है। ये एक ऐसा जाल है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। भाग 3, परछाइयों की झील। चेतावनी को अनसुना करके दोनों दोस्त उस अंधेरी झील के पास पहुंचते हैं और यहां कहानी की गति जानबूझकर एकदम धीमी हो जाती है ताकि उस अप्राकृतिक सन्नाटे को महसूस किया जा सके जहां मेढक या झिंगरू की भी कोई आवाज नहीं है। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि झील पर पहुंचने के बाद खौफ कैसे तेजी से बढ़ता है। बस उन चंद मिनटों की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। पहले वो डरावना सन्नाटा छाता है, फिर टॉर्च की रोशनी में अचानक बारिश के बीच पेड़ से लटकता हुआ एक कंकाल नजर आता है। तभी हरिराम को अपनी ही आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल वो आवाज बदल जाती है और विक्रम की आवाज मदद के लिए पुकारने लगती है। ये सच में दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला पल है। भाग 4, दलदल का जानलेवा जाल। ये कहानी का क्लाइमैक्स है। यहाँ घटनाएं बेहद तेजी से पलटती हैं। विक्रम उस रहस्यमयी आवाज के गहरे सम्मोहन में फंस जाता है। हरिराम बार बार रोकता है, चीखता है, लेकिन विक्रम पर कोई असर नहीं होता। वो पागलों की तरह उस अंधेरी झील और कीचड़ की तरफ दौड़ पड़ता है, बिल्कुल इस बात से बेखबर कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रहा है। यहां कहानी की सबसे भयानक विडंबना सामने आती है। विक्रम, जल्दी आ, मुझे बचाओ। वो अदृश्य साया विक्रम को फंसाने के लिए खुद उसी की आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। विक्रम यह समझ ही नहीं पाता कि ये एक जानलेवा धोखा है और वो सीधे उस खतरनाक दलदल में फिसलकर धंसने लगता है।
विक्रम दलदल में तेजी से नीचे जा रहा है और तभी झील के काले पानी से वो खौफनाक चीज बाहर आती है। अंधेरे में कीचड़ से एक परछाई ऊपर उठती है। ये दिखने में इंसान जैसी है, लेकिन इसका चेहरा पूरी तरह से काला है और इसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही हैं। वो डरावना साया धीरे धीरे कीचड़ में फंसे हुए विक्रम के बिल्कुल ऊपर आकर झुक जाता है। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। विक्रम की चीखें एकदम बंद हो जाती हैं। दलदल का पानी फिर से स्थिर हो जाता है। वहां अब सिर्फ एक गहरा, बहरा कर देने वाला सन्नाटा बचता है। विक्रम पूरी तरह से उस कीचड़ के नीचे हमेशा के लिए गायब हो चुका है। उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए वो लाल आंखों वाला साया अब हरिराम की तरफ मुड़ता है और एक रूह कपा देने वाली धमकी देता है। तुम्हारे दोस्त को तो मैं ले गया, अब तुम्हारी बारी है। बस इतना सुनना था कि हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना एक पल सोचे, बिना पीछे मुड़े, पूरी ताकत से उस अंधेरे जंगल और कीचड़ भरे रास्ते पर भागने लगते हैं, जब तक कि दूर उन्हें एक किसान की झोपड़ी नहीं मिल जाती। अंतिम भाग एक खौफनाक क्लिफहैंगर, जहां ये चक्र फिर से शुरू होता है। वो 15 साल पुरानी डरावनी याद यहीं खत्म होती है और हम वापस वर्तमान में उसी चाय की दुकान की हकीकत में लौट आते हैं। अगली सुबह का मंजर और भी डरावना है। हरिराम काका बताते हैं कि जब पुलिस की टीम ने उस झील की तलाशी ली तो विक्रम का कोई नामो निशान नहीं मिला। ना उसकी बंदूक मिली, ना उसके कपड़े, कुछ भी नहीं। दलदल के इस श्राप ने विक्रम का भौतिक वजूद ही हमेशा के लिए मिटा दिया था। ये बात इस खौफ को और भी पक्का कर देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि कहानी अपना इतिहास कैसे दोहराती है। अतीत में विक्रम एक परिचित आवाज के धोखे में आके मारा गया था और अब वर्तमान में उसी चाय की दुकान के सन्नाटे में अचानक अंधेरे से पुकार आती है, अर्जुन, दीपक। और ये आवाज बिल्कुल दीपक की आवाज जैसी है, जबकि असली दीपक तो वहीं अंदर अर्जुन के पास बैठा हुआ है। मतलब वो खौफनाक चक्कर वापस उसी बिंदु पर आ गया है। ठीक उसी पल दुकान की लालटेन बुझ जाती है और पुकारने वाली वो परिचित आवाज फिर से गूंजती है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या अर्जुन और दीपक उस रात जिंदा बच पाए, या फिर रात के साये का वो भयानक चक्र एक बार फिर से शुरू हो गया? ये रोंगटे खड़े कर देने वाली अनिश्चितता ही इस लोक कथा को इतना प्रभावशाली और यादगार बनाती है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।